चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक कहानी के साथ स्टार्ट करेंगे। उस कहानी में हो सकता है कि आपको आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलें। ठीक है, तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं उस कहानी को सुनने में? सुनाई जाए। क्या होता है, बहुत ही ध्यान से सुनना है ना, और बहुत जितने ध्यान से आप सुनोगे ना, आपके हर एक प्रश्न के उत्तर उसमें मिलते जाएंगे। ये कहानी कल मेरा बेटा जो है वो अभी 10th क्लास में है, उसकी इंग्लिश की बुक है रीडर। वो ये कहानी कल पढ़ रहा था और मैं सुन रही थी। ये कहानी मुझे इतनी ज़्यादा हर एक इंसान से अटैच्ड लगी, हर एक इंसान की लाइफ से अटैच्ड लगी, इसलिए मैंने सोचा कि ये कहानी आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उस कहानी में क्या होता है कि एक लड़की की कहानी है, लेकिन सब लोग अपने अपने अनुसार उसको अपने आप से रिलेट करेंगे। एक लड़की की कहानी है जो कि हमेशा मतलब दुखी रहती है। वो हमेशा उसको ये रहता है कि मुझे कुछ ना कुछ जो चाहिए, जो रहता है वो नहीं चाहिए, उससे और बेटर चाहिए, उससे और बेटर चाहिए। हमेशा उसको दूसरे जो अमीर लोग होते हैं उनको देखकर उसको लगता है कि ये इतने अमीर क्यों हैं, मैं इतनी गरीब क्यों हूँ। हमेशा उसके मन में यही प्रश्न चलते रहते हैं। फिर क्या होता है कि हमेशा इसी थॉट प्रोसेस में जीने के कारण वो हमेशा परेशानियों में घिरी रहती है, हमेशा और गरीब होती जाती है। अब उसे लगता है कि शायद मेरी शादी जिससे होगी वो बहुत रिच व्यक्ति होगा और तब मेरे जाके सपने पूरे होंगे। तो उसकी जब शादी होती है तो वो व्यक्ति भी कोई बहुत ज़्यादा रिच नहीं होता, एक नॉर्मल सा इंसान होता है जो एक छोटी सी जॉब करता है। सिर्फ वो अपने घरेलू खर्चे पूरे कर पाता है, बहुत बड़े बड़े खर्चे पूरे करने की उसकी हैसियत नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो इंसान बहुत अच्छा रहता है, हमेशा बहुत खुश रहता है और इस लड़की के सारे सपने पूरे करने की कोशिश भी करता है। लेकिन ये लड़की कभी भी खुश नहीं रहती। उसको हमेशा मतलब इतनी भी गई गुजरी कंडीशन नहीं रहती, घर में नौकर चाकर रहते हैं, रहने के लिए अपना खुद का घर होता है, गाड़ी होती है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है उस तरीके की कंडीशन रहती है, बहुत ज़्यादा हाई फाई कंडीशन नहीं रहती। लेकिन वो हमेशा उधर उसका ध्यान रहता है कि मुझे और अमीर होना है, मुझे बहुत मतलब ऐशो आराम का जीवन जीना है, और ये इसी तरीके की उसकी सोच रहती है। और वो अपने जो वर्तमान होता है उससे कभी भी खुश नहीं रहती। फिर क्या होता है कि एक बार उसका हस्बैंड घर आता है और वो बहुत खुश खुश रहता है। तो वो उससे पूछती है कि आप इतने खुश क्यों हो, आज क्या हुआ? तो बोलता है कि देखो, मैं हमारे जो कंपनी के जो सबसे रिच व्यक्ति हैं उन्होंने हमें अपने घर खाने पे इनवाइट किया है, तो हमें जाना है, हो सकता है कि मुझे उससे प्रमोशन भी मिले। तो वो उतना सुन के और दुखी हो जाती है। तो वो बोलता है कि अरे ये तो खुशी की बात है कि तुम्हें तो बहुत शौक़ था ना कि मुझे बहुत बड़े बड़े लोग बुलाएं, मैं अच्छा खाना खाऊं, अच्छी अच्छी जगह जाऊं, तो अभी तो इनविटेशन आया है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। तो वो बोलती है मैं इनविटेशन से तो खुश हूँ, लेकिन मैं इस बात से दुखी हूँ कि इतने बड़े लोगों में जाने के लिए मेरे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं हैं। तो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम कपड़े ले लेंगे। तो बोलती है कि लेकिन वो कपड़े तुम ले नहीं पाओगे क्योंकि वो बहुत महंगे कपड़े हैं। तो वो बोलता है कि कितने महंगे कपड़े हैं? तो बुक में जो है वो फ्रांस की मुद्रा का बार बार उल्लेख किया गया है। इंडियन रुपीज़ में उनको बोला है 4-5 हज़ार रुपये की वो ड्रेस आती है। लेकिन वो जो लड़का होता है वो पैसे इकट्ठे कर रहा होता है कि उसे कुछ अपनी पसंद की चीज़ लेनी होती है। तो वो कुछ दिनों से पैसे इकट्ठे कर रहा होता है, लेकिन वो सोचता है कि चलो ठीक है, मैं अपने लिए बाद में ले लूँगा, अभी मैं इसको एक अच्छी सी ड्रेस दिला देता हूँ। तो वो उसको 4-5 हज़ार रुपये के लिए दे देता है कि जाओ ड्रेस ले लो तुम। लेकिन इसके बाद उसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते। तो वो जाकर ड्रेस लेकर आ जाती है, लेकिन फिर भी दुखी रहती है। तो बोलता है अब क्या हुआ, अब तो ड्रेस भी आ गई। तो बोलती है कि ड्रेस पहनने से क्या होता है, ड्रेस के साथ और भी एसेसरीज़ चाहिए होती है, गले में पहनने के लिए कुछ चाहिए होता है, हाथों में पहनने के लिए कुछ चाहिए होता है, तब तो एक परफेक्ट ड्रेस अच्छी लगती है, वरना तो ये महंगी ड्रेस भी किसी काम की नहीं है। तो बोलता है कि अब मेरी तो इससे ज़्यादा हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें ज्वेलरी भी दिला सकूं।
तो बोलता है कि तुम्हारी एक बहुत रिच फ्रेंड थी कॉलेज में, मुझे याद है, तुम एक काम करो, उससे बोरो कर लो, उससे एक दिन पहनने के लिए ज्वेलरी उधार ले लो। तो बोलती है हाँ ये ठीक रहेगा। वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है, उसको बोलती है कि मुझे तुम्हारी कोई ज्वेलरी चाहिए। तो बोलती है हाँ क्यों नहीं, वो बहुत क्लोज़ फ्रेंड रहती है। तो बोलती है हाँ तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो। और उसके सामने वो अपना बॉक्स रख देती है। उसे कोई छोटी मोटी ज्वेलरी, तो क्योंकि उसके सपने बहुत बड़े बड़े रहते हैं, तो उसे कुछ ऐसी ज्वेलरी पसंद नहीं आती उसके बॉक्स में से। बोलती है मुझे पसंद नहीं आ रही, उसे और दिखाती है। तो उसमें एक डायमंड का सेट रहता है जो उसको बहुत पसंद आता है उस लड़की को। तो वो, लेकिन उसको लगता है कि ये मुझे देखने में महंगा लग रहा है, तो शायद हो सकता है कि ये मुझे ना दे पहनने के लिए। फिर भी वो झिझकते हुए उससे पूछती है कि क्या मैं ये डायमंड का सेट ले सकती हूँ पहनने के लिए। तो बोलती है हाँ क्यों नहीं, लेकर जाओ। बड़ी खुश हो जाती है, लेकर आती है, पहनती है, पूरी अच्छे से ड्रेसअप होती है। जब वो पार्टी में जाती है तो सारे लोगों की निगाहें उसी पर रहती हैं। सब लोग उससे बहुत ज़्यादा प्लेज़र करते हैं, मतलब उससे बहुत बहुत ज़्यादा उसको भाव कहते हैं, जो भाव देते हैं, बहुत उससे बातें करते हैं। उसका बहुत वहाँ पे सम्मान भी होता है, लोग उससे बहुत पूछते हैं, जो वो चाहती है बिल्कुल उसी तरीके का उसको एक ट्रीटमेंट वहाँ पर मिलता है। बहुत खुश हो जाती है वो। अब क्या होता है कि जैसे ही वो बाहर निकलती है तो बहुत ठंड होती है बाहर। तो उसका हस्बैंड एक साधारण सा व्यक्ति रहता है, वो इतना दिखावे में इतना बिलीव नहीं करता। तो उसके पास एक शॉल होती है जो कि उनके हैसियत के हिसाब से एक सस्ती सी शॉल रहती है, तो वो उसके पास होती है। तो वो क्या करता है कि उसको उड़ा देता है कि उसको ठंड ना लगे। तो वो गुस्सा हो जाती है। वो गुस्सा इसलिए हो जाती है कि उसको लगता है कि मैंने इतने महंगे कपड़े, इतनी महंगी ज्वेलरी पहनी है, लोग मुझे रिच समझ रहे हैं, और इसने मुझे इतनी सस्ती सी शॉल उड़ा दी पीछे से, तो लोगों को पता लग जाएगा कि मैं तो गरीब हूँ, मतलब मैं मिडिल क्लास हूँ, तो मेरी इज़्ज़त क्या रह जाएगी। तो वो उस शॉल को फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है, और गुस्सा हो जाती है कि तुमने मेरी इंसल्ट कर दी। अब क्या होता है कि वो अकेली चली जाती है, उसका हस्बैंड उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो बहुत आगे निकल जाती है। फिर थोड़ी दूर जाने पर वो थक जाती है और उसको फिर ठंड लगने लगती है। तो वो एक घोड़ा गाड़ी पकड़ती है, मतलब कि एक तांगा पकड़ती है, और अपने घर आ जाती है। फिर आती है, फिर अपना ड्रेस वगैरह चेंज करती है, लेकिन देखती है कि गले में हीरो का हार नहीं है। एकदम घबरा जाती है। फिर वो अपने उसके जो हस्बैंड होते हैं उनसे बोलती है घबराते हुए कि मेरे गले में जो हीरो का हार था वो नहीं है। तो वो बोलते हैं कि देखो कहीं पड़ा होगा, या तुम जिस घोड़ा गाड़ी से आई हो सकता है कि वहाँ पर गिर गया हो, तो तुम देखो जाकर। वो लोग बहुत लंबा दूर तक जाते हैं, लेकिन उनको वो हार कहीं नहीं मिलता। अब वो, उसको अपनी और चिंता हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं इतना महंगा हार उस लड़की को कैसे वापस करूँगी, अपनी फ्रेंड को कैसे वापस करूँगी। साथ में मेरी दोस्ती ख़राब होगी वो अलग, मेरी इंसल्ट होगी वो अलग। लेकिन उसका जो हस्बैंड होता है वो एक बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति होता है। तो वो कहता है कि ऐसा करो, अपनी फ्रेंड को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं पैसों की व्यवस्था करता हूँ और हम उसको वैसा का वैसा हार लाकर दे देंगे। तो बोलती है कि लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कैसे ला कर देंगे। तो बोलता है तुम चिंता मत करो, मुझे कहीं से भी कर्ज़ा लेना पड़े या कुछ भी लेना पड़े, लेकिन मैं उसको वो हार वापस ला कर दे दूँगा। ठीक है। तो बोलती है कि तुम बस मुझे 7 दिन का समय कैसे भी उससे ला कर दो। वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है, उससे कहती है कि तुमने जो मुझे हीरो का हार दिया था ना, वो थोड़ा सा टूट गया है, तो मैंने उसको सुधारने के लिए दिया है। तो ऐसा करो, 7 दिन वेट करो, मैं तुम्हें 7 दिन के बाद वो हीरो का हार वापस लाकर दे दूँगी। तो बोलती है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तुम मुझे थोड़े दिनों बाद लाकर दे देना। अब उसके पास हार तो रहता नहीं है। उसका हस्बैंड क्या करता है कि उसका जो घर होता है, जो उसका खुद का घर होता है, वो घर बेच देता है। पहले वो जाकर ज्वेलर्स के पास जाकर बताते हैं कि इस तरीके का हार था। तो वो ज्वेलर बताता है कि इसकी जो कीमत है वो इंडियन रुपीज़ में अगर देखा जाए, उधर फ्रांस की मुद्रा का उल्लेख है बार बार, लेकिन इंडियन रुपीज़ में उसकी कीमत होती है 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ रुपए इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी रकम होती है। वो क्या करता है कि अपना घर बेच देता है, लेकिन फिर भी पूर्ति नहीं हो पाती। फिर वो लोन लेता है थोड़ा सा। इस चक्कर में उनका घर, उनके पास जो थोड़ा बहुत रहता है, वो सब कुछ दांव पे लग जाता है। लेकिन वो वैसा का वैसा हार बनाते हैं, और फिर वो जो लड़की है वो अपनी फ्रेंड को वापस करके आती है। बोलती है कि ये, उसको बहुत ग्रेटिट्यूड फील कराती है कि तुमने मुझे दिया, तुमने मेरी इज़्ज़त रखवाई, तुमने अपनी दोस्ती निभाई, और ये मैं तुम्हारा हार तुमको एज़ इट इज़ वापस कर रही हूँ। उसको चेक करवा देती है कि देखो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, जैसा दिया था बिल्कुल वैसा का वैसा है। वो भी रख लेती है, लेकिन वो उससे ये कहती है तुमने मुझे समय पर लौटाया होता तो मुझे इस हार को कहीं पहनना था,
लेकिन मैं नहीं पहन पाई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुमने कम से कम मुझे वापस तो कर दिया ये हार। ऐसा कहकर वो उस हार को रख लेती है। अब उस हार की कीमत चुकाने के लिए इस लड़की का सब कुछ चला जाता है, घर चला जाता है, गाड़ी चली जाती है, और ये लोग बिल्कुल एक किराए के घर में रहने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद उसे अपने घर के काम खुद करने पड़ते हैं, क्योंकि नौकर लगाने जैसी व्यवस्था नहीं रहती उसके पास। फिर वो क्या करती है, वो भी अपने पति के साथ कुछ काम करना शुरू करती है। उसका पति भी अर्न करता है, ये भी अर्न करती है, लेकिन जो उसकी स्थिति रहती है, जो आर्थिक स्थिति रहती है, वो वहीं के वहीं टिकी हुई रहती है। इवन पहले से और धीरे धीरे डाउन होती जाती है। इस तरीके से उसको स्ट्रगल करते करते 10 साल हो जाते हैं। 10 साल होने के बाद क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि उसने जो हार को लेने के लिए लोन लिया होता है या लोगों से उधार लिए होते हैं, वो सब कुछ क्लियर हो जाता है, सब कुछ चुक जाता है। मतलब अब वो फ्री हो जाते हैं, उसका हस्बैंड और वो दोनों बिल्कुल एकदम फ्री हो जाते हैं। तो उस दिन उसको बहुत रिलैक्स लगता है कि देखो, मैंने भी काम किया, मेरे पति ने भी काम किया, और हमने वो कर्ज़ा जो है, जो हार को लेने के लिए लिया था, वो हमने पूरा चुका दिया है। अब मैं टोटली मेंटली फ्री हूँ। लेकिन इस पूरी जर्नी को जीते जीते वो लड़की जो है, वो अंदर से शारीरिक रूप से मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाती है। जब भी हमारे ऊपर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो हम मजबूत होते ही हैं अंदर से। तो वो भी बहुत स्ट्रांग वुमन बन जाती है। पहले जो ज़रा से में दुखी होना, ये सब उसकी चीज़ें ये हट जाती हैं। वो ज़िंदगी में जो थपेड़े उसको मिलते हैं ना, उसके कारण वो बहुत अंदर से एकदम सॉलिड वुमन बन जाती है। तो वो वॉक करने के लिए जाती है, बिल्कुल फ्री होकर, रिलैक्स होकर वॉक करने जाती है। बढ़िया सी वॉक करती है, बहुत सुकून से गहरी गहरी सांसें लेती है। थोड़ी देर बाद देखती है कि सामने उसकी फ्रेंड बैठी हुई है। लेकिन क्या होता है कि इस पूरी जर्नी में वो थोड़ा सा, उसके चेहरे पर एक स्ट्रगल का जो होता है ना, कि थोड़ा सा बुढ़ापा दिखने लग जाता है, थोड़ी सी बालों में सफ़ेदी आ जाती है, थोड़ी इस तरीके की वो हो जाती है। सामने देखती है उसकी वही फ्रेंड जिसका कि उसने हार लिया था, वो बैठी हुई है। तो वो सोचती है कि क्या करूँ, उससे बात करूँ या ना करूँ। तो फिर वो सोचती है कि मैंने तो उसका हार वापस कर दिया था, तो मुझे उससे बात करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। जाती है, उससे बोलती है, तो वो उसको पहचान नहीं पाती। बोलती है तुम कौन हो? तो बोलती है कि अरे तुम मुझे भूल गई, मैं तुम्हारी फ्रेंड, मैंने तुम्हारा हार लिया था पहनने के लिए। और बोलती है अरे हाँ, लेकिन तुम तो मुझे पहचान में ही नहीं आ रही हो, तुम बिल्कुल एकदम बहुत एक बूढ़ी औरत की तरह हो गई हो, तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे हो गई? तो बोलती है, उसके मुंह से एकदम से जब वो ऐसा होता है तो वो एकदम से उसके मुंह से निकल जाता है कि तुम्हारी वजह से। तो बोलती मेरी वजह से? मैंने क्या किया, मैं तो तुमसे 10 साल से मिली भी नहीं हूँ। तो फिर वो उससे कहती है, जो तुमने मुझे हार दिया था ना पहनने के लिए, वो मुझसे खो गया था पार्टी में, और उस हार की कीमत को चुकाने के लिए मैं आज तक लगी रही। आज वो दिन है जब मैंने जो भी कर्ज़े लिए थे वो सारे चुका दिए हैं, और अब मैं और मेरे हस्बैंड पूरी तरीके से फ्री हैं। तो वो जो लड़की होती है जिसका हार उसने लिया होता है, वो हंसने लगती है और थोड़ा सा दुखी भी हो जाती है। वो बोलती है कि तुम्हें हंसी आ रही है, मेरे 10 साल जीवन के ख़राब हुए हैं उस हार के चक्कर में, और तुम्हें हंसी आ रही है। तो बोलती है मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि काश तुमने मुझसे इस बारे में बात की होती कि मुझसे वो वाला हार खो गया है, तो तुम्हारे जीवन के 10 सालों का स्ट्रगल बच जाता। तो वो बोलती है क्यों? तो वो बोलती है क्योंकि वो हार जो था वो डायमंड का नहीं था, वो नकली डायमंड का था, और उसकी कीमत जो थी केवल और केवल इंडियन रुपीज़ में 500 रुपये थी, जिसके लिए तुमने 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। इतना सुनते ही वो लड़की एकदम निढाल होकर वहाँ बैठ जाती है, और इस बात पे बहुत विचार करती है कि क्या मुझे उसे उस समय बता देना चाहिए था, वो सही था, या मुझे उसका हार लेना ही नहीं चाहिए था, वो सही था, या मुझे दिखावे में नहीं पड़ना चाहिए था, वो सही था। अब ये जो पूरी कहानी है, ये हमसे कैसे रिलेट करती है? हमसे इसलिए रिलेट करती है क्योंकि हम सब भी आज जिस भी कंडीशन में हो सकता है हम में से कुछ लोग बहुत अच्छी इकोनॉमिकल कंडीशन पे हों, बहुत डाउन कंडीशन पे भी हों, लेकिन हम में से कोई भी अपनी उस वर्तमान स्थिति से सुखी नहीं है। हम लोग भी कई बार अपनी शोबाजी के लिए लोगों से चीज़ें लेते हैं और दिखावा करते हैं, कई बार ऐसा होता है। एक और बात, हर इंसान को जो कि लाइफ के एंड पीरियड में चल रहा हो, उसे पता होता है कि उसने उस 500 रुपये के हार के लिए 4 करोड़ रुपए की कीमत चुकाई है।
क्योंकि उसने जो कुछ भी हासिल किया, जिन जिन चीज़ों के लिए उसने अपनी हड्डियां घसाई या जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया, वो लास्ट में जाके पता लगता है कि वो तो सिर्फ 500 रुपये का था, लेकिन जिसके लिए मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, और जो वाकई में कीमती चीज़ थी उसके लिए मैंने अपना समय दिया ही नहीं। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से इस चीज़ को देखें तो इसका कहानी का जो मॉरल है वो यही है कि आज हम लोग भी जिस चीज़ की कीमत चुका रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए हम इतने एफर्ट दे रहे हैं, वो अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल यूज़लेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है हमारे लिए। और जो बहुत कीमती चीज़ है उसके लिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। हर इंसान को, जो भी ये रिसर्च यूएसए में हुई है कि जब इंसान मर रहा होता है तब उससे पूछा जाता है कि आपको किस चीज़ का रिग्रेट है। हर इंसान, अलग अलग जगह उसकी डेथ हो रही है, लेकिन उसका रिग्रेट सेम है। उसका रिग्रेट सेम ये है कि मुझे जहाँ समय देना चाहिए था मैंने नहीं दिया, और जहाँ मुझे समय नहीं देना चाहिए था वहाँ मैंने अपना पूरा का पूरा जीवन लगाया है। और अगर मुझे ये जीवन वापस मिले तो मैं इस जीवन को अलग तरीके से जीऊँगा। और हम जब भी किसी की डेथ होती है और हम जाते हैं, उस समय हमारे मन में भी थोड़ी देर के लिए ही सही ये भाव ज़रूर आता है कि सबका हश्र जो है वो यही होने वाला है, और इस व्यक्ति ने इतना सब कुछ किया लेकिन खुद के लिए क्या किया। ठीक है, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही था कि हमें जिस भी स्थिति में हम हैं उसे हमें पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि बस यही मेरे जीवन की सच्चाई है और यही मुझे जीना है, और इसी जीवन की सच्चाई से मुझे जो प्राप्त करना है वो इसी से होगा, ना कि किसी दूसरे के जीवन से उधार लेकर होगा। यहीं से होगा वो। ठीक है, ये था इस स्टोरी का मॉरल। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं आपने कैसे लिया इस स्टोरी को, आपने क्या समझा। हर इंसान ने अलग ही समझा होगा 100%। कौन बताएगा? हाँ जी, यस बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल सही। या जो हमारे पास है हम उसी में खुश। बिल्कुल सही लगा आपको। और कोई बताए? हम्म, बहुत अच्छा है। हम अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, जैसे उसके बारे में भी यही कहा गया कि उसने उस कर्ज़े को चुकाने के लिए मेहनत की, पहले नहीं करती थी, लेकिन जब ये कांड हो गया, हार गुम गया, 4 करोड़ का कर्जा सर पे हो गया, तब उसने मेहनत की, है ना। तो इसमें ये भी छुपा हुआ है भाव कि हम करते तो हैं शारीरिक मेहनत, लेकिन हम जो भी काम कर रहे हैं, क्या आप लोग जो भी जॉब कर रहे हैं क्या आपको वही जॉब करनी थी? नहीं, मजबूरी में कर रहे हैं ना सभी लोग। तो ये भी इसका भाव है कि हम जो भी काम करते हैं जब हमारे सर पे आ जाती है ना, बिल्कुल तभी करते हैं, खुशी से नहीं करते। और बताइए। हम्म,
हम्म। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ बिल्कुल। हम्म। हाँ। हाँ। हाँ, ये आपने बहुत सही बात पकड़ी है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात पकड़ी है। अगर आप, आपके अंदर जो पोटेंशियल सबके अंदर है, सबके अंदर है, और सबके अंदर इतना यूनिक टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन उसको बाहर लाने का केवल एक ही तरीका होता है, वो होता है संघर्ष और बुरा समय। जब आपके ऊपर वो बुरा समय आता है तभी आपका टैलेंट बाहर निकल कर आता है, अच्छे समय में नहीं आता। अच्छा समय कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकता, बुरा समय ही कर सकता है। ये भी जीवन की सच्चाई है। आपके जितने गुण बाहर निकल के आएंगे वो तभी आएंगे जब आपके जीवन में कुछ ना कुछ। और आध्यात्म के बारे में तो एक सेंटेंस बहुत फेमस है कि घोर निराशा ही आपको आध्यात्म की तरफ लेकर आती है। जब तक आपके जीवन में ये नहीं होगा तब तक नहीं आएंगे आप। हम्म। 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 हाँ, लेकिन उनका परसेंटेज कम है, अधिकतर लोग आध्यात्म की तरफ ही आते हैं। अधिकतर मतलब होता है कि भाई 10-20% ऐसे हैं जो और गलत रास्ता अपनाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग, क्योंकि दुख आए ही इसीलिए हैं क्योंकि वो प्रोसेस ही वैसी है कि आपके जीवन में अगर कुछ होता है तो आप आध्यात्म की तरफ आते हो, ये इसीलिए है। किसी भी धर्म के लोग हों, हम हिंदू ही नहीं, किसी भी धर्म के लोग हों, उनको सिर्फ यही रास्ता दिखाई देता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि सारे रास्ते भी बंद हो जाएं तो भी ये रास्ता हमेशा अवेलेबल रहता है, खुला रहता है आपके लिए। हाँ, पूछिए। हम्म। हम्म। हाँ, देखो, ये बहुत अच्छा प्रश्न है सबके लिए कि क्या हम, तो क्या हम संसार की इच्छा रखना छोड़ दें, है ना, और बिल्कुल पूरी तरीके से सन्यासी हो जाएं। क्या होता है, भगवान ने हमें कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है, इस तरीके से बनाया है, हम आध्यात्मिकता के जिस लेवल पे होंगे ना, हमारा मन उसी तरफ ज़्यादा खिंचेगा। समझ रहे हो आप बात को? हमारी मेहनत वहनत ठीक है, लेकिन आपका, आप आज आपका मन जिस तरफ ज़्यादा खिंच रहा है, मतलब कि अगर आपका मन सांसारिक चीज़ों में ज़्यादा खिंच रहा है लेकिन फिर भी आप आध्यात्मिक हैं, इसका मतलब ये है कि आपने पिछले कुछ जन्मों में साधनाएं तो की हैं, लेकिन अभी थोड़ा और बाकी है, और वो नेचुरली होगा। क्लियर? एक सेकेंड, प्रणय वो देना नेट। एक सेकेंड, अभी आ रही है आवाज़? हाँ, एक सेकेंड।